अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मेरा नाम है रिजवान हफीज़ और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जी एक्शन पोटेंशियल। फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूरोफार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझने में मसले मसाइल भी इसमें आते रहते हैं। थोड़े से टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर आप मेरे साथ स्टे करेंगे इस लेक्चर के एंड तक, आई श्योर यू कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे बिल्कुल क्लियर होंगे। आपको हर चीज़ का बिल्कुल प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होगा कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, ये जनरेट कैसे होता है, ये प्रोपेगेट कैसे करता है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डिफरेंट आयन चैनल्स का क्या रोल है, हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स या स्पाइक, ये होता क्या है बेसिकली। तो एक्शन पोटेंशियल एक रैपिडली प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है इन द न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन आफ्टर अ स्टिमुलस। इसका मतलब जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज पैदा होता है और वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज फिर बड़ा रैपिडली आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है, आगे की तरफ चलता जाता है। इसको हम कहते हैं जी एक्शन पोटेंशियल और स्पाइक और इम्पल्स। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम पहली टर्मिनोलॉजी, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या है, हमारी जो ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब कोई भी अभी स्टिमुलस नहीं आया तो उस टाइम पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -70। ये -70 से -90 के दरमियान या इतना होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ न्यूरॉन या स्पीशीज। लेकिन होता ये नेगेटिव में है। अब पॉइंट ये है कि नेगेटिव में क्यों है। ये नेगेटिव न्यूरोनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 या -90 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में क्यों है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको ये दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये मैंने एक न्यूरॉन का सेल बनाया, डिटेल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए आप ये देखें कि ये है इंट्रासेलुलर, ये वाला, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब इंट्रासेलुलर अगर हम देखें तो इंट्रासेलुलरली पोटेशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और सोडियम आयन की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब आप देखें तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो केटाइन अंदर भी हैं, केटाइन बाहर भी हैं, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं होता क्यों है। इसमें जो फैक्टर कंट्रीब्यूट है ना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो है ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ, सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ। कैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल है। किसके लिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है? पोटाशियम आयंस के लिए। इसका मतलब पोटाशियम आयंस रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली लीक आउट होते रहते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, ये लीक आउट होते रहते हैं। जबकि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सो इन्हें अंदर की तरफ डिफ्यूज करना चाहिए, अंदर की तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बट सोडियम आयन अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स की, ये सोडियम आयंस के लिए इम्परमिएबल है, उनको अलाउ नहीं करेगी कि आप डाउन द ग्रेडियंट मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ मूव करो। लेकिन पोटेशियम आयन को ये अलाउ करती है कि मूव करते रहो। ठीक, सो दिस इज द मेन रीजन, ये है वो रीजन जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। कैसे देखें, अगर हम देखें पोटेशियम आयन तो बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब, और सोडियम आयन अंदर जा नहीं रहे। इसका मतलब अगर हम केटाइन के हवाले से देखें तो केटाइन जो है वो कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है केटाइन का। ठीक है, केटाइन का एक पॉजिटिव चीज सेल के अंदर से कंटिन्यूसली बाहर जाती जा रही है। तो बाहर की निस्बत, बाहर के कंपैरिजन, बाहर के रिलेटिव अंदर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। -70 या -90 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। सो ये -70 जो है ये बेसिकली रिलेटिव है, रिलेटिव टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो इसलिए ये होता है -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट
मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है। अब जब स्टिमुलस आता है तो फिर क्या होता है, ये तो हमें समझ लग गई कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब ये उसके साथ क्या कुछ होगा ये हम पढ़ते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीपोलराइजेशन। अब बेसिकली डीपोलराइजेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपको डीपोलराइजेशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल या टच सेंसिटिव सोडियम चैनल बेसिकली क्या होते हैं। देखो, जो स्टिमुलस ने, मैंने दो चीज़ें हैं, एक स्टिमुलस की जनरेशन, एक स्टिमुलस का प्रोपेगेशन। आगे चलते जाना, उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। स्टिमुलस की जनरेशन के लिए हमें कोई इनिशियल स्टिमुलस चाहिए होता है। अब इस एग्जांपल में हम देते हैं प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल। ऐसे चैनल जिनके ऊपर जब कोई प्रेशर या जब कोई चीज़ टच होती है तो ये सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या है, प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल। तो ये बेसिकली वो स्टिमुलस के लिए है, इसलिए ये जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमें कोई प्रेशर लगा या कोई टच हुआ तो वो प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल खुल गए। सबसे पहली बात क्या हुई, स्टिमुलस आया और स्टिमुलस क्या था, वो प्रेशर था, तो उसने प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल को खोल दिया। जब प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल खुल गए तो क्या होगा, बाहर क्या था, बाहर सोडियम आयन, मैंने क्या बताया था, देखिए बाहर सोडियम आयन ज्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, बाहर जो सोडियम आयन हैं वो ज्यादा हैं। ब्लैक में सोडियम आयन, जो ग्रीन है वो पोटेशियम आयन से शो करूंगा। तो ब्लैक बाहर जो है पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो सोडियम आयन, आई विल रिपीट, बाहर जो है वो सोडियम आयन ज्यादा है। तो सोडियम आयन क्या करेंगे, एकदम से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे टच सेंसिटिव सोडियम चैनल के ओपन होने से। और ये कैसे ओपन होंगी, जब स्टिमुलस आएगा, जब टच आएगा या प्रेशर आएगा। ठीक, अब देखिए जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा, इसका मतलब एक पॉजिटिव चीज सेल के अंदर जा रही है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। कैसे, जैसे ही वो स्टिमुलस आया, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इस तरीके से -68, -65, -64, -63 करता 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 -60 तक पहुंच जाएगा। ठीक, अब जैसे ही वो -60 तक पहुंच गया, -60 तक वो जैसे ही पहुंच गया, -60 या -55 भी कुछ केसेस में थ्रेश होल्ड पोटेंशियल होता है। -60 या -55 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है थ्रेश होल्ड पोटेंशियल होता है। थ्रेश होल्ड पोटेंशियल का मतलब है कि इस पॉइंट पर आते ही एक चैनल है, उस चैनल का नाम है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो खुद ब खुद खुल जाएगा। उसने सिर्फ देखना है कि जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -60 हुआ तो मैंने खुल जाना है। इसका मतलब उस चैनल की ओपनिंग या क्लोजिंग को कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है, उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग को जो वोल्टेज है मेम्ब्रेन का वो कंट्रोल कर रहा है। जब वो -60 या -55 होगा ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। इसीलिए उस चैनल का नाम भी क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ऐसा सोडियम का चैनल जिसकी ओपनिंग या क्लोजिंग को वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो जैसे ही सबसे पहले -70 से -60 पे चला जाएगा, कैसे क्या कि प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल के खुलने की वजह से सोडियम अंदर जाएगा तो ये -60 पे चला जाएगा। और जैसे ये -60 पे गया, प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल जो है वो खुल जाएगा, सॉरी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो खुल जाएगी। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गया। ठीक है, अब जैसे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे तो अब सोडियम तो पहले ही बाहर ज्यादा था, अब बहुत सा सोडियम अब्रप्टली, बहुत तेजी से बहुत सा सोडियम जो है वो अंदर चला जाएगा। जब बहुत सा सोडियम और ज्यादा अंदर चला गया है तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल और ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि लेस नेगेटिव होता जाएगा। लेस नेगेटिव होता है क्या जाएगा जी, ये -50 पे चला जाएगा, -40, -30, -20 और 0 तक पहुंच जाएगा। और ये थोड़ा सा कभी ओवरशूट +30 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये देखिए 0 की तरफ जा रहा है। 0 की तरफ अगर जा रहा है इसका मतलब जो इसका नेगेटिव चार्ज था, जो इसका नेगेटिव पोटेंशियल था, जो नेगेटिव पोल बना हुआ था मेम्ब्रेन के ऊपर, वो खत्म होता जा रहा है ना। जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा तो ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव अंदर जा रही है चीज़, तो इसका जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, यानी कि मोर पॉजिटिव होता जाएगा, 0 की तरफ जाता जाएगा। इसलिए क्योंकि उसका जो
नेगेटिव पोल था, जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस स्टेज को हम क्या कहते हैं जी, इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। बड़ी अटेंटिवली बात सुनिएगा, डीपोलराइजेशन। ठीक है। अब जब सोडियम काफी सारा अंदर आ गया, अब जैसे ही सोडियम का जो पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली +30 के आसपास या +10 के आसपास हो जाएगा ना, तो सोडियम चैनल तो हो जाएंगी बंद, सोडियम चैनल हो जाएगी बंद, और एक और चैनल खुल जाएगी। उस चैनल का नाम है जी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये देखें, वोल्टेज गेटेड एज पर सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन एट -60 और -50। मैंने बता दिया था कि जैसे -60 या -50 होगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे और बहुत सा सोडियम अंदर चला जाएगा। फिर वोल्टेज गेटेड पी फॉर पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन देन +10 या +30। तो जैसे ही वो सोडियम अंदर जाता जाएगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल 0 फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, +10 +30। जब +10 या +30 होगा तो जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो भी खुल जाएगा। तो जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जैसे है यू कैन सी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेगा तो इंट्रासेलुलरली अगर हम देखें पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर वाली साइड पे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये मैं पोटेशियम ग्रीन से बना रहा हूँ। जब इंट्रासेलुलरली पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पोटेशियम अब्रप्टली बाहर की तरफ लीक आउट होगा इस वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से। जब पोटेशियम सारा बाहर आ जाएगा तो आपके ख्याल में एक पॉजिटिव चीज सेल के अंदर से निकल रही है कि टाइम जो है वो उसका लॉस हो रहा है, जब निकलती जाएगी तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दोबारा नेगेटिव नहीं होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो दोबारा से नेगेटिव होता होता -50 -60 और ये -70 तक चला जाएगा, और कभी कभी जो -70 से भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, -80 90 95 तक चला जाएगा। ठीक, अब ये वाली स्टेज है जिसमें दोबारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, उसके बाद दोबारा से नेगेटिव पोल बनना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं जी, रीपोलराइजेशन। री मतलब दोबारा नेगेटिव पोल बनना शुरू हो गया, रीपोलराइजेशन। और अगर नेगेटिव जो पोल बन रहा है उसका जो वोल्टेज है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाए, यानी कि वो -95 तक या -90 तक चला जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं जी हाइपर पोलराइजेशन। सो ये जो स्टेज थी इट विल बी कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, ये हाइपर पोलराइजेशन होगी। तो डीपोलराइजेशन किस वजह से होगी जी, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के खुलने की वजह से। ये चैनल कब खुलेंगी, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 तक चला जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक चला जाएगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक कैसे जाएगा, जब जो स्टिमुलस की वजह से जो टच सेंसिटिव या प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल है जब वो ओपन होंगी तो सोडियम अंदर जाएगा, वो इतना ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही अंदर जाएगा, इसलिए वो -70 से -60 तक इसको ले जाएगा या 55 तक ले जाएगा, जिसकी वजह से फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगी। सोडियम चैनल बहुत सारा सोडियम जो है वो अंदर ले जाएंगी। जब बहुत सारा सोडियम अंदर चला जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 से होती होती +10 या +30 तक चली जाएगी। जब +10 या +30 पर चली जाएगी तो +10 या +30 पर वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज, G फॉर गेटेड, P फॉर पोटेशियम, C फॉर चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। जब पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम बहुत सारा बाहर आएगा। जब पोटेशियम बाहर आएगा इसका मतलब एक पॉजिटिव चीज, एक केटाइन जो है वो अंदर से निकल रहा है, या पॉजिटिव चीज निकलती जाएगी तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। वो दोबारा नेगेटिव होता होता रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक या रेस्टिंग मेम्ब्रेन से नीचे तक चला जाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक आने वाली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और जब वो ज्यादा नीचे चला जाता है, मतलब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाए, -95 तक चला जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये तो होगी 1 2 3 हाइपर पोलराइजेशन तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है, अब अगली बात है ऑल और नन। इस फिनोमेना को समझते हुए ना आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की भी समझ आ जाएगी कि वो क्या होता है, सॉरी प्री थ्रेशोल्ड पोटेंशियल।
अब देखिए ऑल और नन का फिनोमेना है कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ऐसी कोई स्टोरी नहीं होगी कि बड़ा स्टिमुलस था तो बड़ा एक्शन पोटेंशियल, छोटा स्टिमुलस था तो छोटा एक्शन पोटेंशियल। नो, एक्शन पोटेंशियल चाहे बड़ा स्टिमुलस है या छोटा स्टिमुलस है, अगर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो वो होगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। बड़ा स्टिमुलस बड़ा एक्शन पोटेंशियल ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे और क्यों। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर जो स्टिमुलस था वो बहुत छोटा था, ठीक है, बहुत थोड़ा सा स्टिमुलस था और हार्डली बिल्कुल थोड़ा सा सोडियम आयन अंदर गया, इनिशियल की बात कर रहा हूँ जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ना उस टाइम की, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ इस चैनल की। तो जो एक्शन स्टार्ट में जब ये प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल खुले तो वो स्टिमुलस बहुत थोड़ा था, थोड़े स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम आयन अंदर गए वो बहुत कम थे। तो जब वो कम थे तो ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव तो होगा, -68, 67, 65, 63 यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन अगर वो स्टिमुलस जो था वो इतना कम था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल यानी कि -60 तक नहीं पहुंच सका, बहुत थोड़ा सा सोडियम अंदर गया है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो -60 तक नहीं पहुंच सका, उसका -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक नहीं पहुंच सका। तो फिर क्या होगा, फिर वो यहीं से वापस आ जाएगा। अगर वो यहीं से वापस आ गया तो आपके ख्याल में क्या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे? नहीं खुलेंगी, क्योंकि वो कब खुलती हैं जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाए। और इस स्टिमुलस ने तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड तक पहुंचाया ही नहीं, बहुत थोड़ा सा सोडियम अंदर गया, उसके बाद ये चैनल बंद हो गया क्योंकि स्टिमुलस बहुत थोड़ा था। इसका मतलब ऐसा स्टिमुलस जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को थ्रेशहोल्ड तक नहीं लेके जा सकता, ऐसे स्टिमुलस को हम कहते हैं प्री थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, प्री थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, सॉरी प्री थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। ऐसा स्टिमुलस जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल तक नहीं लेके जा पाता उसको हम कहते हैं प्री थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता। बट ऐसा स्टिमुलस जो कम से कम इतना स्ट्रांग हो कि जब स्टार्ट में वो हमने दिया और ये प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल खुले तो कम से कम इतना सोडियम अंदर लाजमी जाए कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था वो -70 से कम कहाँ तक हो जी, -60 तक लाजमी आ जाए। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे, फिर वो यहाँ तक जाएगा, फिर पोटाशियम चैनल्स खुलेंगे, फिर सोडियम बाहर निकलेगा, सॉरी पोटाशियम बाहर निकलेगा, फिर वो नीचे आएगा। तो ये आगे स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर तो स्टिमुलस इतना छोटा था कि वो थ्रेशहोल्ड तक नहीं पहुंच सका तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, और अगर वो इतना था कि थ्रेशहोल्ड तक पहुंच गया फिर अगला काम ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब या तो ऑल, या तो एक्शन पोटेंशियल पूरा प्रोड्यूस होगा या नन, या प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा स्टिमुलस था तो यहाँ तक गया है, छोटा स्टिमुलस था तो यहाँ तक गया है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं जनरेट होगा, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं ऑल और नॉन फिनोमेना। आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगली दो टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने से पहले, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ये था एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट कैसे करता है। प्रोपेगेट मतलब कि वो आगे की तरफ चलता कैसे है। अब यहाँ था तो यहाँ तक, और यहाँ से अगले न्यूरॉन में वो कैसे जाएगा एक्शन पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब इसकी बात करते हैं। अभी तक हमने मेम्ब्रेन के इतने पोर्शन की बात की है, ठीक है, इतने से पोर्शन की बात की है, और बाकी जो मेम्ब्रेन है इसकी और इसकी वो सारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अभी, यानी कि इन सब का जो पोटेंशियल है वो कितना है जी, -70 है, -70 है, -70 है, -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हैं अभी सारे, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस हुई हैं। अब आगे आगे क्या होगा, स्टिमुलस तो यहाँ पर था, अब आगे कैसे होगा, तो इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा। देखें अब जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा तो यहाँ पर सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के इस हिस्से में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सोडियम क्या करेगा, आगे की तरफ डिफ्यूज करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब सोडियम यहाँ पर आएगा, गाइस इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन मैं इसे लिंक करूंगा। तो जैसे ही सोडियम यहाँ पर आएगा तो ये मेम्ब्रेन जो -70 था, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, ये जो मेम्ब्रेन -70 पे था, ऑब्वियसली जब पॉजिटिव चीज यहाँ पर आ रही है डिफ्यूज होके तो ये भी लेस नेगेटिव होती जाएगी,
-65 -60 तक चली जाएगी। तो जब -60 तक चला गया, -60 तक किस वजह से गया कि यहाँ से जो सोडियम आयन थे वो यहाँ पर डिफ्यूज हुए हैं। एक पॉजिटिव यहाँ से जब गई है यहाँ पर, तो ये -60 70 से -60 हो जाएगी ना, कम मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव हो जाएगी। जब -70 होगी तो ऑटोमेटिकली कौन से चैनल खुल जाएंगे, शाबाश बताएं, -70 पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। जब सोडियम चैनल ऑटोमेटिकली खुल गए तो बहुत सा सोडियम, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, तो बहुत सा सोडियम जो बाहर बहुत ज्यादा था वो एकदम से अंदर इधर रश करेगा और अंदर जो है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से बढ़ जाएगी, बाहर सोडियम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जब सोडियम एकदम से अंदर चला गया है तो ये क्या होगा, ये यहां से करता करता जीरो पर या थोड़ा उसके ऊपर तक चला जाएगा और डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, इनके +30 होगा या +10 होगा तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल यहाँ पर खुल जाएंगे। जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गए तो अब क्या होगा कि जो पोटेशियम हमें पता है कि अंदर ज्यादा होता है, पोटेशियम जो है वो अंदर ज्यादा होता है, तो वो पोटेशियम बाहर की तरफ लीक आउट होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव चीज सेल से निकल रही है तो मेम्ब्रेन दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, वो दोबारा नेगेटिव होती होती रीपोलराइजेशन और फिर हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज में चली जाएगी। इस तरीके से अब एक्सियल पोटेंशियल यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंच गया, फिर सोडियम थोड़ा सा आगे डिफ्यूज होगा। जब आगे डिफ्यूज होगा तो ये जो -70 है ये भी क्या हो जाएगी, -60 भी चली जाएगी और -60 पे ऑटोमेटिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे तो बहुत सा जो सोडियम है वो अंदर की तरफ रश करेगा। जब सोडियम अंदर की तरफ रश करेगा तो क्या होगा जी, मेम्ब्रेन पहले डीपोलराइज होगी, जब डीपोलराइज होगी तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और पोटेशियम बहुत सारा यहाँ से बाहर की तरफ लीक आउट होगा। जब पोटेशियम बाहर निकलेगा तो दोबारा रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। अब इस तरीके से वो पहुंचते पहुंचते इस पहले न्यूरॉन के टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये दो न्यूरॉन है और इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है ना उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जो पहले वाला न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बाद वाला न्यूरॉन आता है उसको हम कहते हैं पोस्ट, मतलब बाद, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जब टर्मिनल तक बात पहुंच जाएगी तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसिकल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वो सब्सटेंस, वो केमिकल, वो मॉलिक्यूल जो कि इसका मैसेज इसको देगा, न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज कन्वे करने वाला न्यूरॉन्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे पड़े हुए। तो जैसे ही पोटेंशियल प्रोपेगेट करता 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 टर्मिनल तक पहुंचेगा तो ये जो मेम्ब्रेन है वो इसके साथ डिफ्यूज हो जाएगी। जब डिफ्यूज होगी तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएंगे तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देंगे, यहाँ से निकले वहां पर बाइंड करके। इसको हम कहते हैं रिसेप्टर लाइगैंड इंटरेक्शन। ठीक है, रिसेप्टर और लाइगैंड इंटरेक्शन। जैसे ये इंटरेक्शन होगा एक और चैनल जिसको हम कहते हैं सोडियम चैनल वो खुल जाएगा, सोडियम चैनल खुल जाएगा। और क्या करेगा जी, बाहर सोडियम ज्यादा होता है तो बाहर से जो सोडियम है वो इस चैनल के थ्रू अंदर जाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, बात बड़े गौर से सुनिएगा, दोबारा वही बात शुरू होने वाली है, आपको आती है बात। तो जैसे ये सोडियम अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है ये बढ़ता जाएगा। और अगर ये लेस नेगेटिव होता जाएगा, और अगर ये लेस नेगेटिव से होता होता -60 तक आ गया, -60 तक, -70 -60 और 0, अगर ये -60 तक आ गया तो क्या होगा जी, कौन से चैनल खुल जाएंगे, शाबाश, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। और बहुत सारा जो सोडियम बाहर था, सॉरी ब्लैक से बनाऊंगा, बहुत सारा जो सोडियम बाहर था वो अंदर की तरफ रश करेगा। जब अंदर की तरफ रश करेगा तो डीपोलराइजेशन होगी। जब डीपोलराइजेशन होगी या +10 और +30 होगा तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। और बहुत सारा जो पोटेशियम अंदर था, अंदर पोटेशियम ज्यादा था, देखें, या बहुत सारा पोटेशियम जो अंदर था वो बाहर की तरफ लीक आउट होगा। जब वो बाहर की तरफ लीक आउट होगा
तो रीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। और इस तरीके से अब ये जो मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल है वो आगे यहाँ से सोडियम आयन आगे डिफ्यूज होगा, फिर आगे, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे आगे प्रोपेगेट करता जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो कि पहले पढ़ा था, एंड नाउ इट वाज अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। आई थिंक ये दोनों चीजें अब आपको बहुत सारी क्लियर हो गई हैं कि एक्शन पोटेंशियल करता करता कैसे जाके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक फिर वो पहुंच जाएगा और जहाँ वहां पर जाके वो डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करेगा। सो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करता है। अब एक बात ये है कि एक बार तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, दोबारा जनरेट कैसे होगा? दोबारा क्यों जनरेट नहीं होगा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो सारी हमने उल्ट पुल्ट कर दी है। हमने कहा था कि अंदर पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ने बार बार सोडियम को अंदर लेके गए हैं, तो अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। हमने कहा था कि बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बाहर तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम रह गई है। तो अब ये जो मूवमेंट है ये कैसे होगी? इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें कैसे मिलेगी? तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत पंप जो है वो इस्तेमाल होता है। तो उस पंप का नाम है जी सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है जी, क्या नाम है इसका? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। अब ये पंप कंटिन्यूसली बहुत सी जगहों में ये पंप लगे होते हैं, एक ही पंप नहीं होता, बहुत सी जगहों में, जैसे चैनल बहुत सारी है ना, इसी तरह पंप भी यहाँ पर पंप लगे होंगे, और ये कंटिन्यूसली क्या काम कर रहे होंगे कि जो बहुत सा सोडियम अंदर जा रहा है ना, उनमें से बार बार 3 सोडियम को ये बाहर लेके आएंगे हर चक्कर पे। और जो पोटाशियम बाहर आ गया है, पोटाशियम तो अंदर होना चाहिए था, ये जो पोटाशियम बाहर आ गया है, लीक आउट हो गया बाहर, ये देखें, इनमें से क्या करेंगी? 2 पोटाशियम को अपने साथ बाइंड करके वापस ले जाएंगे। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटाशियम अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, और साथ साथ वो इनिशियल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। और इस काम के लिए ये एक ATP के मॉलिक्यूल को यूज करेंगे, एनर्जी को यूज करेंगे। इसका मतलब ये जो पंप है ये एनर्जी यूज करने वाला पंप है, और ये बहुत सारी एनर्जी, आई थिंक हमारे जो न्यूरॉन्स की जो 65% जो एनर्जी है वो सिर्फ यही पंप इस्तेमाल करता है। इसकी रीजन ये है कि काम बहुत कर रहा है ना, ये कंसेक्यूटिवली ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी पोटाशियम अंदर ज्यादा और सोडियम बाहर ज्यादा, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बहुत काम करता है, बहुत ATP यूज करता है। सो आई थिंक अब आपको इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया, आपको सारे चैनल्स का फंक्शन भी क्लियर हो गया, आपको डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन भी क्लियर होगी, और एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट और जनरेट कैसे होता है वो भी आपको समझ आ गई, ऑल और नन फिनोमेना भी समझ आ गया। अब है जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मैं आपको एक ये भी चीज़ बताऊंगा कि एक्शन पोटेंशियल इसी डायरेक्शन में क्यों प्रोपेगेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट क्यों नहीं किया था। ठीक है, ये दोनों बातें जब हम ये वाली पढ़ेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।